तो हम लेंगे अगले चैप्टर के बारे में, यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 11, द वर्ल्ड सिंस 1949 टुवर्ड्स चाइनीज़ रेवोल्यूशन ऑफ 1949। 1949 में चीन साम्यवादी क्रांति की ओर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अगले 50 वर्षों में एशिया और अफ्रीका के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। इन देशों में राष्ट्रीय आंदोलन चले। स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियां स्वतंत्र हो गई। जापान, जिसकी द्वितीय विश्व युद्ध में भारी क्षति जिसको उठानी पड़ी थी, उसने फिर सभी क्षेत्रों में आश्चर्यजनक उन्नति की और अब वो विश्व में एक महान आर्थिक शक्ति बन गया। इसके अतिरिक्त चीन में 1949 की कम्युनिस्ट साम्यवादी जो क्रांति थी आई, और जिसके न केवल चीन में ही बल्कि विश्व के दूसरे भागों में भी दूरगामी प्रभाव पड़े। तो इसी के बारे में हम लेंगे। चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में। अक्टूबर 1949 की चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता विश्व के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। जिस तरह 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के साथ जुड़ी थी, उसी प्रकार चीन की ये जो क्रांति है ये द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जुड़ी हुई थी। चीन में साम्यवादियों की विजय चियांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों कुओमिंगतांग और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादियों के बीच एक लंबे और भीषण संघर्ष का परिणाम थी। तो कम्युनिस्ट क्रांति लाने वाली कौन सी घटनाएं थी? साम्यवादी क्रांति के लिए जो घटनाएं थी कौन सी थी? जिसमें डॉक्टर सन यात सेन के बारे में आपने पिछले जो कोर्स है उसमें पढ़ा। कुओमिंतांग का संस्थापक, चीनी गणराज्य का राष्ट्रपति भी बना। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। माओ त्से तुंग इस दल के संस्थापकों में से एक था। शुरू में कुओमिंतांग और साम्यवादियों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। तो सबसे पहले द फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट, प्रथम संयुक्त मोर्चा। डॉक्टर सन यात चीन के साम्यवादी दल के विचारों और इसकी कार्यपद्धति से बहुत प्रभावित थे। उन्हें चीन में राष्ट्रीय एकता लाने के लिए साम्यवादियों को सहयोग देने के लिए प्रेरित किया और 1924 में दोनों राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो गई। फिर ब्रेकअप ऑफ यूनाइटेड फ्रंट 1924 में संयुक्त मोर्चा अस्तित्व में आया। कौन कौन सी पार्टियां? कुओमिंतांग और साम्यवादी। डॉक्टर सन यात के जीवन काल में तो दोनों दल एक दूसरे से मिलकर देश हित के लिए कार्य करते रहे। कम्युनिस्ट दल मजदूरों और किसानों में सर्वप्रिय हो गया। उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने से और भी शक्तिशाली हुआ। दूसरी ओर कुओमिंतांग के सदस्यों में फूट पड़ गई और जनता में इसके सम्मान को हानि पहुंची। अगला है चियांग काई शेक और कम्युनिस्टों में विरोध। चियांग काई डॉक्टर सन यात 1928 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और इसके पश्चात चियांग काई शेक चीन का राष्ट्रपति बना। लेकिन शुरू से ही चियांग काई को दो भयानक शत्रुओं से टक्कर लेनी पड़ी। देश के भीतर थे साम्यवादी और देश के बाहर थे जापानी। सबसे पहले चियांग ने कम्युनिस्टों को अपने दल से निकाल देने का निश्चय किया। बोरिडिन, ब्लूचर, जोफी और M.N. राय जैसे प्रसिद्ध साम्यवादी नेताओं को चीन से निकाल दिया गया। माओ त्से तुंग को बंदी बना लिया, लेकिन वो किसी न किसी तरह से जेल से भाग निकला। चियांग काई शेक ने साम्यवादी दल को चीन में अवैध घोषित कर दिया। फिर साम्यवादियों की योजनाएं अगली जो हैं। साम्यवादियों की जो योजनाएं हैं, कुओमिंतांग दल का उद्देश्य, कुओमिंतांग के दल का जो उद्देश्य था वो था, कुओमिंतांग दल का विशेष तौर पर ये माना जाता है कि कम्युनिस्ट क्रांति को, कम्युनिस्ट जो थे वो उसका नाश करके कम्युनिस्ट क्रांति लाना चाहते थे
और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, दल था, किसानों और मजदूरों का समर्थन प्राप्त करके इनके हितों की रक्षा करना चाहता था। 1928 में माओ त्से-तुंग और उसके साम्यवादी साथियों ने कुओमिंतान सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने दल के कार्यक्रम को लागू करना शुरू कर दिया। माओ त्से ने चियांग की सेनाओं के विरुद्ध अभियान शुरू किए। चियांग के पास माओ की तुलना में अधिक सैनिक और बढ़िया अस्त्र शस्त्र थे। कम्युनिस्ट सेना, जिसको राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना कहा जाता था, चियांग की सेना के मुकाबला करने के लिए छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। 1928 में जब चियांग की सेनाओं ने साम्यवादियों पर आक्रमण करने शुरू किए तो साम्यवादियों ने कियांगसी के पहाड़ी क्षेत्र में शरण ली, लेकिन चियांग किसी भी तरह साम्यवादियों को कुचलने पर तुला हुआ था। 1934 तक चियांग उन पर 4 बार भारी आक्रमण करता रहा, लेकिन असफल रहा। चियांग ने तब अपनी सेना का पुनर्गठन करने के लिए जर्मन अफसर नियुक्त किए और जर्मन ढंग से लड़ने वाली 5 लाख व्यक्तियों की सेना तैयार कर ली। उसने साम्यवादियों के क्षेत्रों को घेरने के लिए जगह जगह पर छोटे किले और मोर्चे, ये कहा जाता है कि स्थापित किए और इसी के साथ साथ उसने चारों ओर से घेर कर और भूखा रखकर उनका विनाश करना चाहता था। वो चियांग ने साम्यवादियों के विरुद्ध एक प्रबल और भयानक अभियान शुरू किया और इस बार उसे सफलता मिली। चियांग की बड़ी भारी सेनाओं के और बढ़िया शस्त्रों के आगे साम्यवादियों की एक नहीं चली। वह पहले की तरह छुपकर भाग नहीं सके और उन्हें चियांग की सेनाओं के साथ लड़ाइयों में हार का सामना करना पड़ा। फिर है द लॉन्ग मार्च, लंबी यात्रा। इन परिस्थितियों से डरकर माओ और चाओ को अपनी सेनाओं को साथ लेकर कठिनाइयां सहन करते हुए पीछे हटना पड़ा। इसे प्रसिद्ध लंबी यात्रा कहा जाता है। राष्ट्रवादियों के जाल से बचकर 1,40,000 साम्यवादी तथा अन्य लोग 1934 में उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़े। रास्ते में भयंकर कठिनाइयों का, भूख का, प्यास का, बीमारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो किसी तरह से बच निकले और जिस क्षेत्र से में चल रहे थे वहाँ के निवासियों की सहानुभूति उनके साथ थी। उनके पास शस्त्रों की कमी थी, लेकिन फिर भी कमी के अंतर्गत भी उन्होंने अपने विचारों का भरपूर प्रचार किया। भयंकर कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने 6,000 मील लंबे सर्पाकार मार्ग की यात्रा को 368 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात शासी प्रांत के निर्धन तथा अनउपजाऊ कोने में ये पहुंच गए और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव पूर्वी तिब्बत तथा कासू प्रांत थे। इस लंबी यात्रा में उन्हें प्रतिदिन कुओमिंतान सेना से छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। रेड आर्मी, लाल सेना के जो 1 लाख सैनिक चले थे, उनमें से केवल 30,000 अपने गंतव्य तक पहुँचे। सुदृढ़ एवं कठोर अनुभवी व्यक्ति थे जो आगे चलकर उस सेना के अग्रभाग बने, जिसने 15 वर्ष पश्चात चियांग तथा उसकी 3 लाख की सेना को चीन महादेश की भूमि से खदेड़कर फार्मोसा में शरण लेने के लिए विवश किया था। 1936 में उन्होंने अपने द्वारा नियंत्रित क्षेत्र का विस्तार करके येनान को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ की गुफाओं में उन्होंने कार्यालय स्थापित किए। वहाँ उन्होंने दूसरे गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। वहाँ भी उन्होंने कियांगसी जैसा ही कार्यक्रम बनाया। चियांग कम्युनिस्टों को नष्ट करने में सफल रहा। माओ ने घोषणा की कि लंबी यात्रा लिखित इतिहास में अपने जैसी पहली घटना थी और ये घोषणा एक आंदोलन तथा एक बीजारोपण यंत्र था। तो नेक्स्ट लेंगे लंबी यात्रा के बाद साम्यवादियों और कुओमिंतान में अस्थायी एकता। जब चियांग कम्युनिस्टों का दमन करने में लगा था तो जापान उत्तर में शंघाई पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। चीन के लोगों को ये मत था कि देश के अंदर व्यर्थ के गृह युद्ध में अपनी शक्ति लगाने की अपेक्षा उन्हें जापान के विरुद्ध लड़कर अपने देश निकालना चाहिए। जापान की ओर से उनके देश पर गंभीर खतरा देखकर
साम्यवादी दल ने कुओमिंगतांग के साथ मिलकर समझौता कर लिया, जिसके अनुसार दोनों दलों ने इकट्ठे मिलकर जापान से लड़ने का निर्णय लिया। ये कहा जाता है कि 1937 से 47 तक ये दोनों दल इकट्ठे मिलकर जापान के विरुद्ध लड़ते रहे। युद्ध के दिनों में साम्यवादियों ने अपनी स्थिति बहुत दृढ़ कर ली। 1937 में उन्होंने 30,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसमें 20,000 लोग रहते थे। 1945 में उनका अधिकार 3 लाख वर्ग मील भूमि पर हो गया, जिसमें 9.5 करोड़ लोग रहते। 1945 में लाल सेना में 9 लाख सैनिक और अधिकारी थे। माओ बहुत बड़े ग्रामीण क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल रहा। उसने जापान के साथ युद्ध में अपनी सेना उन क्षेत्रों में नहीं भेजी जहां उनका विनाश संभावित था। युद्ध के पहले 2 वर्षों में कुओमिंगतांग तथा साम्यवादियों में समझौता कुल मिलाकर संतोषजनक ढंग से चला, किंतु संदेह ने पुनः सिर उठाया। कुओमिंगतांग के नेता लोगों में साम्यवादी सेना का बढ़ता हुआ प्रभाव सहन नहीं कर पाए। उन्होंने साम्यवादियों के प्रभाव को उत्तर पश्चिम के क्षेत्र तक ही सीमित करना चाहा। इस व्यवहार से दोनों में फूट पड़ गई। 1941 में क्यांगसी और फुकिन के क्षेत्र में साम्यवादी तथा कुओमिंगतांग सेनाओं में स्थानीय झड़पें जो थी ये हुई। गृह युद्ध तो टाल दिया गया, लेकिन दोनों के जो संबंध थे विशेष तौर पर वो अस्थायी युद्ध विराम के संबंध थे। दोनों पक्षों का एकीकृत मोर्चा टूट गया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने हथियार डाल दिए, और तब ये माना जाता है कि विशेष तौर पर कुओमिंगतांग के अधिकार में पश्चिम चीन था और साम्यवादियों के अधिकार में उत्तरी चीन, और वो बड़े नगर जो पहले जापान के अधीन थे वो भी साम्यवादियों के अधीन थे। फिर अगला है कुओमिंगतांग और साम्यवादियों में अमेरिका के समझौता करवाने के प्रयास। युद्ध के पश्चात अब प्रश्न उठा कि जापानियों ने चीन के जिन नगरों पर अधिकार कर रखा था उन्हें साम्यवादियों के हवाले करे या फिर कुओमिंगतांग राष्ट्रवादी चीनियों के। दूसरे महायुद्ध के पश्चात साम्यवादियों और कुओमिंगतांग में फिर से युद्ध होने का ये पहला कारण था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक ढंग से चीन के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों दोनों की गठबंधन सरकार बनाकर फिर से यह युद्ध रोकने की उसने कोशिश की थी। फिर है ओपन सिविल वॉर, और साथ ही साथ एंड सक्सेस ऑफ द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, आंतरिक युद्ध और का फिर से आरंभ होना और साम्यवादियों की सफल क्रांति। 1947 में साम्यवादियों ने अब कुओमिंगतांग सेनाओं पर तीव्र आक्रमण शुरू कर दिए। अब चियांग काई शेक के राष्ट्रीय सरकार के अस्तित्व का प्रश्न था। चियांग काई शेक एक ओर तो राजनीतिक संकट और दूसरी ओर घोर आर्थिक मंदी की समस्या में फंसा हुआ था। देश में चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला, कुओमिंगतांग अधिकारियों का मनोबल गिर गया। साम्यवादियों ने इन परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाया। गृह युद्ध जो 1947 में शुरू हुआ था अब सारे देश में फैल गया। साम्यवादियों ने रूसी शस्त्रों की सहायता से बड़े बड़े नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। दूसरी ओर राष्ट्रवादियों ने अमेरिका द्वारा दिए गए समुद्री जहाज़ों तथा हवाई जहाज़ों की सहायता से नानकिंग समेत बड़े बड़े नगरों पर अधिकार कर लिया और उत्तर में मंचूरियों की ओर भी अपनी सेनाएं भेज दी। ऐसा करना कुओमिंगतांग की एक बहुत बड़ी भूल थी। मंचूरिया में कुओमिंगतांग सेना अपना बचाव करने में असफल रही और 1948 के अंत में चीन की रेड आर्मी लाल सेना के आगे शस्त्र डाल दिए। अब कुओमिंगतांग को सभी मोर्चों पर पराजय का मुंह देखना पड़ा। साम्यवादी सेनाएं मंचूरिया से निकलकर उत्तरी चीन के बड़े बड़े नगरों में फैल गई। उत्तरी चीन और पीकिंग पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। वर्ष के अंत में चियांग की मुख्य सेनाएं हुआरी हाई के युद्ध में बुरी तरह पराजित होकर बिखर गई। उसके पश्चात क्या हुआ कि जो साम्यवादी थे उनकी सेनाओं ने दक्षिण चीन पर अधिकार कर लिया। लाल फौजों ने नानकिंग, वुहान, शिंघाई अपने नियंत्रण में लिया और बची हुई जो कुओमिंगतांग सेना कैंटन को इसको भी खाली करना पड़ा। अब
कम्युनिस्टों का सारे चीन पर अधिकार हो चुका था। चियांग काई अपनी टूटी फूटी सेना को लेकर ताइवान फार्मोसा के द्वीप भाग गया और पीकिंग में 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने चीनी साम्यवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी और चीन एक साम्यवादी देश बन गया। तो ये थी एक पीछे की पृष्ठभूमि। अभी चीन की जो क्रांति थी ये हुई इस तरह से, आपने पढ़ा। और इसी के साथ साथ अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि ये साम्यवादी क्रांति जो थी क्यों सफल रही और क्यों कोमिंगतांग जो पार्टी थी वो हार गई। तो अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर जो है बात करूँगी।